ये कहानी जूनागढ़ राज्य की है। जूनागढ़ राज्य में सभी लोग बहुत ही अच्छे और खुशहाल जीवन जिया करते थे। जूनागढ़ के राजा भैरव सिंह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, मगर भैरव सिंह राज्य में हो रही चोरी से बहुत परेशान थे। इस राज्य में सीनू और मीनू नाम के दो चोर घुस आए थे। ये दोनों जिस नगर में जाते हैं वहाँ कई महीनों तक रहते और चोरी करते। दिन में ये दोनों इधर उधर घूमते और रात में दोनों चोरी करते थे। फिर एक दिन, क्यों बे, सामने महल देख रिया है? राजा का महल है। क्यों ना राजमहल में चोरी की जाए। सुना है महल में बहुत सोना और चांदी भरा पड़ा है। बता, क्या कहता है? महल में वहाँ तो बहुत सिपाही होते हैं, पकड़ लेंगे तो उठाकर काल कोठरी में डाल देंगे। कैसी बातें कर रहा है तू? अरे इतना क्यों डर रहा है? एक बार चल देख तो ले, क्या पता कुछ अच्छा हाथ लग जाए, जीवन सफल हो जाएगा। महल में अगर किसी ने पकड़ लिया तो? ना ना, नहीं यार, तुम ही जाओ, मैं ना पड़ता इन चक्करों में। यह सुनकर सीनू मीनू को खींचकर जबरदस्ती राजमहल में ले आया। लेकिन राजमहल में चोरी कैसे की जाए? हाँ, यहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते हैं। इतना सुन सीनू के दिमाग में एक विचार आया। जाओ, एक लंबी रस्सी, एक बड़ी सी चादर, लोहे की कीले और हथौड़ी लेकर आओ। मगर इनसे तुम करने क्या वाले हो? अरे चल महल की तरफ, वहीं बताऊंगा तुझे क्या करना है। चल, ला चादर इधर दे, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है भाई, तू इन कीलों को दोनों दीवारों के सहारे चादर के चारों कोनों को गाड़ दे, जिससे हम उछलकर दीवार के ऊपर जा सकेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी करना है होशियारी से करना है। सुना है राजमहल के सिपाही बहुत ज़्यादा तेज हैं। देख लिया ना तो कहीं का ना छोड़ेंगे। देख, जो कह रहा हूँ वो करो। सोना चाहिए कि नहीं? कर तो रहा हूँ, वरना यहाँ क्यों आता? मरने के लिए? हम इस चादर की मदद से ऊपर पहुँच जाएंगे और फिर महल के अंदर। दोनों ने काफी कोशिश की, लेकिन वे उछलते और धड़ाम से नीचे आ जाते। ऐसा करते करते दोनों की कमर टूटने लगी। भाई, मेरे से नहीं होता बार बार ऐसे उछलना, मेरी कमर। हाय सीनू, अरे तो क्या, मेरी भी लगी ना कमर में। मगर मुझे तो सोना चांदी दिख रहा है। कुछ और ही सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरह से तो हम नहीं चल पाएंगे। एक काम करो, इन कीलों को निकालो, इन्हें दीवार पर गाड़कर ही ऊपर चढ़ सकते हैं। बुद्धू हो क्या? इन कीलों को दीवार में गाड़ते हुए इतनी आवाज़ होगी कि सारा राजमहल जाग जाएगा। काहे के चोर हो यार तुम? महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती है। इस घंटे की आवाज़ में हथौड़ी की आवाज़ दब जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही देर में घड़ी की घंटे वाली आवाज होना शुरू हो गई और घड़ी की आवाज के सहारे दोनों चोर महल के अंदर घुस गए। तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है, मगर तुम गुम मत हो जाना। मुझे यह महल भूल भुलैया लग रहा है। जाओ और देखो, और कुछ भी अजीब लगे तो कोयल की आवाज़ से सावधान कर देना। अच्छा रुक, तू मत बोलना कुछ भी। तेरी आवाज़ तो कौवे की ही निकलेगी और बड़ी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। मेरे साथ ही चल यार, कहीं गुम हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों महल के एक एक कोने में देखने लगे और थोड़ी देर बाद एक बक्सा जो कि कमरे में रखा हुआ था उसे लेकर दोनों रफू चक्कर हो गए। और जब अगले दिन भैरव सिंह को चोरी का पता चला तो उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी
कैसे कोई महल में चोरी करने में कामयाब हो गया? अरे, आप तो बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते थे कि हमारे महल में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। आपकी नाक के नीचे से आपकी कीमती सामान चोरी हो गया और आपको पता भी नहीं चला। ये सुन महाराज को गुस्सा आया। चोरी की चिंता दोनों को सताने लगी, क्योंकि उस बक्से में सोने चांदी और जेवरात से ज्यादा कीमती चीजें थीं। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया। कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। उधर दूसरी ओर दोनों चोर बक्से को लेकर महल के बाहर सीधा जंगल में चले गए। वहां उस बक्से को खोला तो उसमें एक कोट दिखा, जिसे देखकर वह दोनों उदास हो गए। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि आज बहुत बड़ी चीज मिली है जिससे मेरी साथ पुश्ते बैठकर खा सकती हैं, लेकिन यह तो मामूली सा कोट निकला। अब मैं इसका क्या करूँगा? ये हाथ लगा तेरी इतनी मेहनत के बाद। कोई नहीं, जो हाथ लगा वही सही, मगर यह भी देखने में कीमती लग रहा है। सीनू ने वो कोट निकालकर पहन लिया और अचानक गायब हो गया। मीनू को ये देखकर बहुत अचंभा हुआ और वह डर गया। सीनू, सीनू, कहाँ है तू? क्या क्या कह रहा है तू? तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ। नहीं सीनू, सामने कहाँ है तू? दिख नहीं रहा यार। आज मुझे डर सा लग रहा है यार। सच में यह कोई मामूली कोट नहीं, यह जादू है। मैं इस कोट की मदद से गायब हो सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों नगर में गए और कोट की मदद से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब देखना इस लाला को कैसे मजा चखाता हूँ। सही बोल रहा है भाई, यह लोगों को बहुत लूटता है। आज इसकी बारी है। लीजिए बहन जी, ऐसी मीठी मीठी जलेबियाँ दूंगा जो आपको पूरे जूनागढ़ में नहीं मिलेंगी। यह एक बार लेकर खाकर तो देखिए, हमेशा आप मेरे गुण गाओगी। सीनू गायब होकर लाला के कान में उंगली करने लगा। अबे हट हट, कौन है? अरे क्या हुआ लाला जी? अरे कुछ नहीं, कान में कुछ चला गया था। आप ये जलेबियाँ लीजिए। सीनू दोबारा से उसकी कनपटी पर थप्पड़ लगाता है। कौन है यहाँ? किसने मारा मुझे? सामने आओ। अरे लाला जी, क्या हुआ? लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप आराम करिए, मैं कल आ जाऊंगी आपसे जलेबियाँ लेने। नहीं, ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा हो। रुकिए, आप जलेबी ले जाइए। इसके बाद मीनू कुछ जलेबी लेकर वहां से निकलता है। उड़ती हुई जलेबी को देखकर लाला को डर लगता है और वह चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, यहाँ क्या हो रहा है? भूत भूत, अरे बचाओ मुझे। ये देख लाला वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन राजा के पास एक किसान आया। महाराज, महाराज, मैं आपकी नगरी का रहने वाला हूँ। मैं बहुत मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता हूँ। तुम्हें क्या समस्या है यह बताओ। महाराज, मुझे नगर में हो रही चोरी पर आपसे बात करनी है। क्या चोरी हुआ है तुम्हारा? महाराज, मेरी भेड़ चोरी हो गई है। क्या? भेड़ चोरी हो गई? राजा के दरबार में जितने भी लोग थे सब उस किसान पर जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने देखा कि सब उस पर हंस रहे हैं। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। महाराज, आप यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। आपको ही मेरी बात को सुनना और समझना चाहिए, मगर आपके दरबार में मेरी बात पर हंसी उड़ाई जा रही है। किसान को गुस्से में देख राजा और मंत्री ने उसे शांत होने को कहा। तुम इतने गुस्से में क्यों हो भाई? एक भेड़ ही तो गया है। मंत्री जी, ये क्या सुनने को मिल रहा है? नगर में चोर हैं, मुझे कोई खबर ही नहीं। ऐसा क्यों? महाराज, मुझे थोड़ा सा सुनने को मिला था। मुझे लगा कि कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है। अब जाओ और पता लगाओ कि आखिर है कौन और कौन कर रहा है नगर में इतनी चोरियां। जैसा आपका हुक्म महाराज। मंत्री ने नगर में जाकर छानबीन की। ये गांव में
चोरी कैसे हो रही है और कौन कर रहा है ये चोरी? चोर इतनी सफाई से चोरी करता है कि किसी की भी पकड़ में नहीं आता। सभी का मानना है कि वह किसी की आंख से काजल चोरी कर लेगा, फिर भी उसे भनक नहीं लगेगी। मंत्री ने सारा हाल महाराज को बताया। महाराज अपनी आप बीती किसको सुनाए, क्योंकि उनके महल में खुद चोरों ने चोरी की है। मंत्री जी, कोर्ट की मदद से चोर चोरी कर पा रहा है और किसी को पता नहीं चल पाता है। चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक योजना है। अपने 4 गुप्तचरों को बुलाओ। तुरंत जाकर मंत्री चारों गुप्तचरों को लेकर दरबार में आता है। सुनो, आप लोग मेरे खास लोगों में से हो। मैं आप लोगों से ही बोल सकता हूँ। महाराज, हमें यहाँ बुलाने का क्या कारण है? आज्ञा दें। वैसे भी बहुत दिनों से किसी को पीटा नहीं है। आज हाथ थोड़ा साफ हो जाएगा। नहीं नहीं, किसी को मारना नहीं है। मैं हिंसा के विरोध में हूँ। बस आप लोगों के भरोसे से मैं चोर पकड़ना चाहता हूँ। राजा ने सबको योजना समझाई और फिर सबको रात में महल में रुकने को कहा। आज आप सभी लोग यहाँ रुक जाएं और योजना के अनुसार रात को ही आप लोगों को यह कार्य करना है। ठीक है, मैं इन सब के रहने का इंतजाम करता हूँ। गांव में शोर हो गया कि राजा ने कुछ गुप्तचरों को महल में रखा है। राजा ने कुछ कीमती चीजों की रखवाली के लिए उनको बुलाया है। एक चौपार में बैठकर गांव के लोग यही बात कर रहे थे। पता नहीं राजा ने महल में गुप्तचरों को क्यों बुलाया है। क्या फायदा, चोर पिछली बार की तरह चोरी ही कर लेगा। और नहीं तो क्या, पिछली बार भी इतनी कड़ी पहरेदारी करवाने के बाद भी क्या हुआ, चोरी ही हो गई। सीनू गांव वालों की ये सब बातें सुन रहा था। राजा ने अब ऐसा कीमती क्या अपने महल में रखा है जो मुझे पता नहीं? मैंने तो आखिरी बार सब देख लिया था। अरे, तुझे क्या मुश्किल है? तेरे हाथ तो जादुई कोट लग गया है। अब तू कुछ भी कर सकता है। किसी को क्या पता लगेगा? अब यह बात मेरे स्वाभिमान की है। आज जाऊंगा और राजा का घमंड भी तोड़ दूंगा। राजा ने पूरे महल में अंधेरा करवा दिया था, क्योंकि राजा को पता था कि चोर क्या सोचकर आएगा और उसे कैसे पकड़ सकते हैं। सिपाहियों, सब लोग जाकर अपना अपना कोना पकड़ लो। आज वह चोर यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, मगर इस अंधेरे में हम कैसे पकड़ेंगे उसे? हमें तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। वो सब तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो और जाकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। सीनू और मीनू उस कमरे में आए, मगर बहुत अंधेरा होने से उन्हें कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। भाई, तुमको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं बड़े भैया, इस अंधेरे भरे कमरे में कोई कीमती चीज होगी। हम दोनों को भी किसी और को निकालने के लिए आना पड़ेगा। डर सा लग रहा है। एक काम कर, गाना गाते हुए चलते हैं, दोनों को डर नहीं लगेगा। क्यों, आपको भी डर लग रहा है क्या? इतने बड़े होकर डर रहे हो? एक रास्ता ओहो, दो राही आहा, एक चोर ओहो, एक सिपाही आहा। आप तो कोट पहनकर आए हो, आपको तो कोई देखेगा नहीं, मगर इस गाने से मैं तो पकड़ा जाऊंगा ना। चुपचाप चल, कुछ नहीं होगा। अरे पगले, मैं हूं ना। तुम हो तभी तो डर लग रहा है। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। दोनों डरते हुए गाना गाने लगे, क्योंकि अंधेरे से दोनों को डर लग रहा था। अब सब लोग उसे पकड़ने की राह देखने लगे, मगर जैसे ही राजा ने चांद की रोशनी को शीशे की मदद से कोट पर मारा, तो कोट से भी रोशनी निकलने लगी, जिससे राजा को पता चल गया। पकड़ो पकड़ो, यह चोर ही हैं और यह मेरा कोट पहनकर ही आए हैं। यह रोशनी कोट से आ रही है। मैंने पकड़ लिया। इसका मुंह तो दिखाओ जरा। कौन है जिसने हमारे महल में घुसने की कोशिश की? अरे देखो देखो, कौन है नामुराद, जिसकी इतनी हिम्मत हुई ऐसा करने की।
राजा रानी और बाकी सब सीनू को देखकर काफी नाराज हुए। इसने ऐसा क्यों किया? सीनू को भी पकड़े जाने पर अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने राजा से माफी मांगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, हर गलती की एक सज़ा होती है। तुमको भी तुम्हारी गलती की सज़ा मिलेगी। मैं हर गलती की सज़ा चुका दूंगा। मगर मुझे इतना बता दो, आपको कैसे पता चला कि कोट मैं पहनकर आया हूँ? मेरा वह कोट जादुई है, यह तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। मगर मुझे यह कोट मेरे पिताजी से और मेरे पिताजी को यह एक जादूगर से मिला था। ये कोई मामूली कोट नहीं था और कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए हमने इसे तहखाने खाने में रखा था। तुमने वहां से इसको भी चुरा लिया और इसका गलत इस्तेमाल किया। जब भी इसका कोई गलत इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अगर चांद की रोशनी पड़ जाए तो इसके अंदर एक अजीब सी रोशनी उठ पड़ती है और इसी वजह से तुम पकड़े गए। सीनू को अपनी करनी पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर राजा ने उन दोनों को सब नगर वासियों के खेत जोतने और सींचने की सजा सुनाई।